स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल अपना चल रहा था, जिसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल के लिए अपन अलग अलग तरह के चार्ट्स बनाते हैं। कंट्रोल चार्ट जैसे कौन कौन से चार्ट्स बनाते हैं अपन, पी चार्ट, सी चार्ट, इनके बारे में बताया था मैंने, ठीक है ना। आज अपन शुरू करेंगे आर चार्ट और एक्स बार चार्ट, इन दो के बारे में पढ़ेंगे कि ये चार्ट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि इन चार्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, इन चार्ट से हमारे को क्या सूचना मिलती है और इससे हमारे को कहाँ काम में ले सकते हैं इन चार्ट्स को, इसके बारे में बताएंगे। ये मैंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के बारे में तो मैंने पिछले वाले उसमें बता दिया था क्लास में, ठीक है ना। अब क्या है कि अब अपन आ जाते हैं, ये सारे मैंने बता दिए थे इसलिए मैं लगा फटाफट आगे बढ़ा रहा हूँ इनको, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जो सी चार्ट और पी चार्ट है वो किसके लिए काम आते हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब पता है ना, एट्रीब्यूट मतलब वो चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम ये कह सकते हैं हाँ या ना, या अच्छा या बुरा, ठीक है, यस या नो, गुड या बैड, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इस तरह से हम इस चीज को मानते हैं। तो वो आता है किसमें, एट्रीब्यूट में, वो आता है किसमें, एट्रीब्यूट, ठीक है। जबकि एक्स बार और आर चार्ट जो है, ये जो आता है ये किसके लिए आता है, वेरिएबल के लिए, ये वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। वेरिएबल में क्या होता है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो मेजरेबल जो आइटम है जिनको मेजर कर सकते हैं अपन, उन आइटम को के लिए अपन ये चार्ट बनाते हैं। तो पहला कंडीशन तो यही है कि इसकी बनाने की, तो ये वेरिएबल्स के लिए काम में आता है, वो एट्रीब्यूट के लिए काम आता है। दूसरा जो एक मेन जो डिफरेंस जो जनरली आता है कि एट्रीब्यूट में तो हमारे को यस और नो करना है, तो उसमें जो सैंपल साइज जो होती है, इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगा। सैंपल साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, सैंपल साइज लार्ज होती है, ठीक है। जबकि इसके केस में क्योंकि हमारे को हर आइटम को मेजर करना है तो सैंपल साइज छोटी होती है, तो सैंपल साइज होती है वो स्मॉल होती है। स्मॉल क्यों होगी कि अगर हमारे को मान लो 1,00,000 पीसेस की लंबाई नापनी हो, तो आपको कितनी टाइम लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितना एनर्जी वेस्ट लगेगी। तो ये सारी चीज लगाने में, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जब जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा हो वहाँ हम एट्रीब्यूट वाले से, मतलब सी चार्ट और पी चार्ट से काम चलाएं, और जहाँ क्वांटिटी कम हो वहाँ हम एक्स बार चार्ट और सी चार्ट से काम चलाएं, ठीक है। एक्स बार चार्ट को मीन चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन चार्ट भी बोलते हैं, और आर चार्ट को रेंज चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इनका ये नाम भी है, ठीक है ना। अब एक्स बार चार्ट निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए क्या करते हैं कि बेसिकली एक ये निकालते हैं हम एक्स बार, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो देख रहे हो ना, ये एक्स डबल बार लिखा है। डबल बार क्यों लिखा है कि जैसे ये क्या है, ये जो एक्स बार है यहाँ, ये है सैंपल 1 का मीन। एक सैंपल लिया, उसमें 4 या 5 जो भी आइटम है वो हो सकते हैं, उनका हमने मीन निकाला, ठीक है, वो ये मीन है। ये दूसरे सैंपल का मीन है, ये इस तरह से कंटिन्यूस चलता जा रहा है। टोटल के सैंपल हमने इसमें लिए, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ के, ये हमारे पास एक तरह से ये आ जाएगा क्या, एक्स डबल बार, ठीक है। अब हमारे को कंट्रोल चार्ट में क्या बनाते हैं हम, एक तो सेंट्रल लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल चार्ट कोई भी बनता है तो एक तो बनती है हमारी सेंटर लाइन, ठीक है, और सेंटर लाइन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स डबल बार के बराबर, जो हमने यहाँ से ये कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आता है यूसीएल। यूसीएल मतलब अपर कंट्रोल लाइन। अपर कंट्रोल लाइन को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्स डबल बार प्लस A2R, जहाँ A2 जो है ना वो एक कांस्टेंट है जो सैंपल पे डिपेंड करता है, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लेके हम ये वाला भी काम में लेते हैं, एक्स डबल बार प्लस जेड सिग्मा, ठीक है, जहाँ सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है कि एक्स बार माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर समीशन ऑफ, ठीक है,
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स आपके के जो है वो, तो ये आपका क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इससे हम निकालते हैं, तो ये यहाँ पे जो क्या लेते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ये यूसीएल आ जाता है। इसी तरह से एलसीएल जो लेते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट, उसके लिए लेते हैं एक्स डबल बार -3, ये -3 सिग्मा हो जाता है, और सिग्मा की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये आपको मैंने सीपी और पी डायग्राम, पी चार्ट और सी चार्ट के केस में भी बताया, उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे कि हम, अगर हमारे पास रेंज का एवरेज पता हो, इस केस में हमारे को रेंज भी पता हो, तो हम ये A2 और A1 से भी निकाल सकते हैं। तो ये A2 जो है बेसिकली ये क्या, एक कांस्टेंट है जो टेबल्स, एक स्टैंडर्ड टेबल है, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड टेबल्स मिलती है, उससे हम देख के निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जनरली ये टेबल्स अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक्स बार चार्ट के लिए एक्स डबल बार निकाल लेते हैं, सेंट्रल लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल देते हैं, और फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, जैसे ये जो है आपका, ये आपका सैंपल 1 है, ठीक है। सैंपल वन में 10 आपने आइटम लिए, 10 आइटम को मेजर किया। अब ये हो सकता है, ये इस केस में दिया है स्लिप रिंग है कोई, जो जिसकी डायमीटर दी हुई किसमें, सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। और ये 10 आइटम एक सैंपल में हमने इनकी डायमीटर मेजर कर ली। फिर दूसरा सैंपल लिया, ठीक है, दूसरे सैंपल के 10 आइटम है, इनकी डायमीटर मेजर करके नोट कर ली। ये तीसरा सैंपल है, ये चौथा सैंपल है, इस तरह से ये सारे सैंपल आ गए, ठीक है ना। तो ये पहला जो सैंपल है हमारा, ये पहला सैंपल, सॉरी मैंने उल्टा कॉलम वाइज कर दिया, ये आपका सैंपल जो है ये है, सॉरी सैंपल नंबर ये है। तो ये पहला सैंपल, इसकी अलग अलग डायमीटर ये वाली है, ठीक है। ये दूसरा सैंपल, इसकी ये डायमीटर ये वाली है, और इस तरह से ये 3 है। और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितनी ऑब्जर्वेशन ली, तो हर एक में हमने 5-5 ऑब्जर्वेशन ली। कितनी ली, 5-5 ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है ना। तो 5-5 ऑब्जर्वेशन ली, तो हम इन पांचों का क्या निकालेंगे, या मीन निकाल देंगे। ये क्या है, मीन है। ये मीन कैसे निकाला, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 5, ये इनका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। साथ ही हम क्या निकालते हैं, इनकी रेंज निकाल देते हैं। रेंज क्या होती है, मिनिमम माइनस मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है यहाँ पे, इस वाले में अपन देखें तो 4.94, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 4.94 है ना, 5.02। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.08। ये 0.08 रेंज लिख दी। इसी तरह से ये सैंपल 2 के लिए इन सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ के और इनका मीन निकाल लिया, ठीक है, जोड़ के और 5 से डिवाइड किया, ये मीन आ गया, और मीन और ये इसकी रेंज आ गई। रेंज क्या हो गई, मिनिमम माइनस मैक्सिमम। तो इस पूरे में मिनिमम कितना है 4.95, मैक्सिमम कितना है 5.07। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो आ गया वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे सैंपल के लिए ये चीज निकाल लेंगे। एक्स बार हमारे पास निकल गया और आर निकल गया, ठीक है। अब हम ये जो डिफरेंट एक्स बार निकले, ये क्या, ये वाला जो एक्स बार है ये कौन सा है, x1 बार पहले सैंपल का, ये x2 बार दूसरे सैंपल का, ये x3 बार तीसरे सैंपल का, इन सब का है। तो इन सब का मीन हमने यहाँ निकाला। ये मीन क्या आएगा, इन सब का टोटल, इन सब का समीशन ये आ गया। ये क्या हो गया, समीशन ऑफ एक्स बार, समीशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स बार आ गया, तो जो आपका ये वाला जो वैल्यू निकालनी, एक्स डबल बार ये वाला जो निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इन सब की जोड़ की हुई है डिवाइडेड बाई के। तो इससे हमारे को आगे के स्लाइड में आएगा वो। और इसी तरह से ये रेंज का भी मीन निकाल लिया, इन सब रेंज को क्या कर लिया, जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, तो ये समीशन ऑफ आर है। ये क्या है, समीशन ऑफ आर, ठीक है। अब हम आगे देखें तो एक्स डबल बार क्या आ गया, एक्स डबल बार आ गया यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई के। तो इससे निकाला, तो ये तो आ गया आपका एक्स बार, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल लिमिट जो है इसमें ये भी निकालना, आर बार क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ आर अपॉन के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिख लें, तो अपर, ये तो हो गई आपकी क्या, सेंट्रल लाइन, ये तो हो गई आपकी सेंटर लाइन। और अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो गई, एक्स डबल बार, ये थोड़ा सा
स्लाइड में गड़बड़, एक्स डबल बार प्लस ए टू की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा 3 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू अगेन निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यही निकालेंगे यहाँ पे, ये जो आपका वैल्यूज आ रही ना, सॉरी, इन सारी वैल्यूज जो है इनसे हमको जोड़ के और एक्स डबल बार में से माइनस करेंगे, मतलब फॉर्मूला हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स बार माइनस एक्स डबल बार स्क्वायर अपॉन के। इससे हम सिग्मा की वैल्यू निकाल के और इस तरह से निकालेंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, अपर कंट्रोल लिमिट। कोई क्लास में आना चाह रहा है, मैं एक बार देख लूँ उसको। तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का इस तरह से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा एम जो है वो है क्या है, चार्ट ड्रा करना, चार्ट को ड्रा करना। मैं वापस पेन ले लूँ। ठीक है, तो ये फिर इसको चार्ट को ड्रा करना, ये चार्ट को हम ड्रा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको बता रहा हूँ। ये स्लाइड है आपकी, ठीक है ना। अब इसमें स्लाइड में क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो है आपकी सेंट्रल लाइन जो आपकी निकाली कितनी 5.01, ठीक है। ये है आपकी अपर कंट्रोल लिमिट जो 5.08 आई, और ये है लोअर कंट्रोल लिमिट, और जो सारे सैंपल्स आए ना उन सैंपल्स के मीन को अपन ने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10 सैंपल थे। 10 ही सैंपल का हमने पॉइंट्स को मार्क कर दिया। तो अब इससे हमारे को पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा है। अब जैसे ये सैंपल है, इसकी साइज नीचे आ रही है, ये शुरू में नीचे आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ आके ये बिल्कुल सही साइज के बन रहे हैं, फिर ये ओवर साइज के बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे तो ये कंट्रोल लिमिट से बाहर जाने का है हो रहा है। इसका मतलब प्रोसेस में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, तो क्या वेरिएशन आ रहा है वो हमारे को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आर चार्ट जो बनाते हैं ना, तो आर चार्ट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि इसी तरह से इसमें क्या करते हैं, आर चार्ट में हमारे को सेंटर लाइन जो होगी, ये सेंटर लाइन जो होगी, सेंटर लाइन को निकालेंगे वो आर बार से निकालेंगे। वो समीशन ऑफ आर अपन ने टेबल से निकाला डिवाइडेड बाई के। ये देखो अभी भी आ रहे हैं बच्चे, अभी पता नहीं चल रहा सेकंड ईयर के आ रहे हैं थर्ड ईयर के आ रहे हैं। प्रहलाद गुर्जर थर्ड ईयर का, ये क्या, ये क्यों, ठीक है उसको अलाउ कर देते हैं। बार बार ये डिस्टर्ब हो जाता है इस चक्कर, बीच में आते हैं आप सबसे, ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास जो है वो पहले अटेंड कर लो, मैं बीच में फिर आगे से अलाउ नहीं करूँगा। आज फर्स्ट डे है इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आर बार इस तरह से हम निकाल लेंगे, और इस आर बार को निकालने के बाद हमारा अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है ये D4 आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का है D3 आर बार। अब आप ये कहोगे D4 और D3 क्या है, तो ये भी एक कांस्टेंट है जो टेबल से निकालेंगे। स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल टेबल्स होती है, स्टेटिस्टिकल टेबल्स होती है, ठीक है। तो टेबल जब तक नहीं होगी आप उसके बिना इसको निकाल नहीं पाओगे। तो इससे हम लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट ड्रॉ कर लेंगे। और अब ये वही एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हमने ये आर बार का ये रेंज निकाल ली, ये आर बार ये निकाल लिया, ठीक है ना। और ये आर का समीशन ऑफ आर है, ये क्या है, समीशन ऑफ आर। तो आर बार कैसे निकलेगा, ये आपके आगे फॉर्मूले में दिया गया है कि ये आर बार यहाँ पे निकाला समीशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई के, तो ये 1.15, ये आपका आ गया मीन, आर का मीन आ गया या आर बार आ गया, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट जो है ये है आर बार हमने निकाल ही लिया है। D4 जो है ये टेबल से निकाला हुआ है जिसकी वैल्यू है 2.11, ठीक है, और ये आ गई है। इसी तरह से D3 की वैल्यू 0 आती है इस टेबल के अकॉर्डिंग। ये जो बेसिकली जो D1 और D3 और D4 की जो वैल्यू है ये क्या है, सैंपल साइज पे डिपेंड करती है। सैंपल साइज क्या है आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सैंपल साइज को देख के और हम उस स्टैंडर्ड टेबल से इसको निकालते हैं। और कोई आ रहा है क्लास में, उसको भी मैं कर देता हूँ।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अश्विन चौहान तो सेकंड ईयर का है शायद, इसको मना कर दो, कोई जानता हो तो फोन करके मना कर दो, ये अलाउड नहीं है। तो ये हम इस तरह से हम आर बार को कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों इस तरह से निकाल लेंगे। ये जो D3 और D4 के बारे में बताया था, ये हमारे को स्टैटिस्टिकल जो टेबल होती है उससे निकालना पड़ता है, और वो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। तो सैंपल साइज से हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर चार्ट बनाएंगे तो वो वैसे ही बनेगा। चार्ट में हम क्या करेंगे, ये तो आपकी हो गई सेंटर लाइन, ये तो सेंटर लाइन हो गई जो हमने आर बार के बराबर है। ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, और इसके अकॉर्डिंग चार्ट में सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ये पॉइंट्स हमारे को इसके आसपास आ रहे हैं, और ये हमारा एक तरह से कंट्रोल चार्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल चार्ट इस तरह से बन गया। तो इस तरह से ये कंट्रोल चार्ट बन गया। अब आता है कि इन कंट्रोल चार्ट हमने बना तो लिया इसका, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ये किस लिए बना है, ठीक है ना। तो ये आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट में क्या है कि इट इज एसेंशियल टू बी एबल टू इंटरप्रेट आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल चार्ट। हमने कंट्रोल चार्ट बनाया तो इसके लिए ये इसका उपयोग क्या है कि ये हमारे प्रोसेस को किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस में किस तरह से ये काम आ सकता है, उसके बारे में अपन अभी इसमें देखते हैं। तो ठीक है ना। तो प्रोसेस में सबसे पहला तो ये कि कहाँ पे रन हो रहा है, मतलब अचानक चेंज हो रहा है, कहीं जंप हो रहा है, कहीं साइक्लिक हो रहा है, मतलब एक बार कम आ रहा है फिर ज़्यादा आ रहा है फिर वापस कम आ रहा है, तो साइक्लिक बिहेवियर कहीं है तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज़ें आ रही तो उसको हम स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस में कंट्रोल चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। तो डिले और इनकरेक्ट एक्शन के एट द स्टेज कुड यूज सिग्निफिकेंट। कई बार क्या होता है कि कोई एक्शन जो हम चेंज करके और हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा कोई डिले कर दें या कोई जल्दी कर दें, या इस तरह की कोई चीज़ें जो देख के और प्रोसेस ज़रूरत के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स बार चार्ट और आर चार्ट दोनों एक साथ भी हम यूज लेके और उससे हमारे को इंटरप्रिटेशन मिलता है। तब क्योंकि बेसिकली आर चार्ट क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है। आर चार्ट क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है। तो रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज आ रही तब भी एरर आ रही है, और एक्स बार चार्ट ये कि आपकी मीन से कितना वेरिएशन आ रहा है। तो इन दोनों को साथ लेके हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस एवरेज एंड प्रोसेस वेरिएबिलिटी मस्ट बी कंट्रोल। तो एक्स बार चार्ट क्या दे रहा है, प्रोसेस एवरेज दे रहा है, ठीक है, जबकि आर चार्ट दे रहा है प्रोसेस वेरिएबिलिटी, कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम साथ रख के इस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर सैंपल्स टू हैव वेरी नेरो रेंजेस, ठीक है ना। को बहुत ही नेरो रेंज तक हम इसको चेंज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंट्रोल चार्ट को हम काम में लेके और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये कंट्रोल चार्ट है सैंपल ऑब्जर्वेशन बिलो द सेंटर। अब जैसे ये क्या क्या हम क्या इसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें आप देखो यहाँ पे अगर देखें पहले वाले में तो ये सेंटर लाइन है हमारी, इसके सारे अधिकतर नीचे आ रहा है, तो मतलब आपकी जो वैल्यू जो है वो अंडर आ रही है। तो अंडर आ रही तो इसको हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे अपन ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली में अधिकतर में क्या है कि सारी 2-3 ये नीचे आ रही, बाकी सब ये बाहर जा रही है। इसका मतलब इसमें एबोव रह रहा है, सेंट्रल लाइन से ये एबोव है, तो हम किस तरह से उसको वापस सेंट्रल लाइन के पास ला सकते हैं, इसको हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग चार्ट इसीलिए दिखाएं। यहाँ पे इस वाले चार्ट में देखोगे तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसकी वेरिएशन जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब प्रोसेस लगातार आपकी जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब प्रोसेस में कई इस तरह का चेंजेज है जो लगातार उसकी साइज को बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को चेंज करना है। यहाँ इसका उल्टा है कि यहाँ ये लगातार कम होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये अलग अलग जोन बनाए हुए हैं कि किस जोन में कितना है। तो जैसे वही मैंने अपन ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसी तरह से होता है, ठीक है। इसमें ये पहला रेंज है ये वाला, ये 1 सिग्मा तक का है, कितना है 1 सिग्मा तक का है। दूसरा वाला है वो 2 सिग्मा तक का है, तीसरा वाला है वो 3 सिग्मा तक का है। इसी तरह से नीचे की तरफ है। तो आपका किस रेंज में कौन सा जा रहा है, जैसे इस वाले डायग्राम में देखें तो ये यहाँ तो यहाँ से यहाँ तो 1 सिग्मा की वेरिएशन आ रहा है, मतलब ये बहुत सही चल रहा है यहाँ तक तो। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, ये
कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है 3 सिग्मा तक बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ वेरिएशन बढ़ रहा है। तो इसको किस तरह से हम प्रोसेस में चेंज करके और इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टडी की हुई है कि जैसे इसकी स्टडी इसमें लिखी हुई है बहुत ज़्यादा डिटेल। 8 जो पॉइंट है लगातार वन साइड है, 8 पॉइंट अप और डाउन है, ठीक है, 14 पॉइंट है जो अल्टरनेट अप डाउन हो रहे हैं। ये इसकी स्टडी अपन इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन जोन ए बिल बट स्टिल साइड इनसाइड द कंट्रोल, मतलब ये दो जो ऐसे है जो बाहर जा रहे हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल लाइन के अंदर है, ठीक है। और 4 आउट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ए एंड बी जोन, मतलब जो जोन हमने बताया ना, ए और ये जोन सारे ये जोन है अलग अलग, तो कौन से ए जोन में कौन से बी जोन में, हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादातर जो सब है वो सी जोन में रहे ताकि हमारा प्रोसेस बिल्कुल कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब इसमें जो आउट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस होती है जिनके नाम अभी आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। ये है फ्रीक्स होते हैं, रन्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जंप है, स्ट्रेटिफिकेशन, मिक्सचर, साइकिल। अब ये अलग अलग क्या होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये फ्रीक्स जो है, फ्रीक्स है पॉइंट्स आउटसाइड द अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट। ऐसे पॉइंट जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है, ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट, तो इनके बाहर हो, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं फ्रीक्स, जो अचानक बाहर निकल गए रेंज, ठीक है। रन्स जो है ए सक्सेशन ऑफ पॉइंट्स 7 और मोर वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन, एक ही लाइन के, चाहे सेंटर लाइन के ऊपर या नीचे, एक ही तरफ लगभग 7 या 7 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हो वो एक साथ ऊपर या नीचे रहे, ऐसे को कहते हैं रन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है, ठीक है। जंप है ए लार्ज और सडन चेंज बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट्स, दो सक्सेसिव, जैसे एक पॉइंट यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया, तो एकदम सडन जो चेंज होता है इसको हम कहते हैं जंप्स, ठीक है ना। ट्रेंड है ए सक्सेशन ऑफ पॉइंट 7 और मोर आइदर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग, जैसे ये आपकी कंट्रोल लिमिट्स है, ठीक है ना, तो कोई पॉइंट लगातार मतलब नीचे आ रहा है या लगातार ऊपर जा रहा है, वो उसका ट्रेंड कहलाता है कि किस तरह से ऊपर या नीचे वो जा रहा है, ठीक है ना। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन, सक्सेसिव पॉइंट्स लाइंग वेरी क्लोज और मीन लाइन मोर देन 90%, मतलब 90% जो चीज़ है वो आपका इस मीन लाइन के पास ही होती है, ठीक है। मतलब कहने का जोन ए, जोन सी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब हमारा सही चल रहा है बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल। मिक्सचर पॉइंट्स फॉलिंग नियर टू अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट लेस देन 40% बिटवीन, ये मतलब 40% से कम आपका 1/3 से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के, मतलब जोन सी में जो है वो लगभग 40% ही हो तो वो मिक्सचर कहलाता है, कि बाकी सब ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ रेंज में आ रहे हैं, इस तरह से ये मिक्सचर वाला कंडीशन है। फिर है साइकिल, साइकिल का मतलब ये है कि रिपीट होना है, रिपीट होने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका कंट्रोल लिमिट है, ये कंट्रोल चार्ट है, ठीक है ना, तो अब इसमें ये नीचे आया, फिर वापस कुछ पॉइंट के बाद ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आए, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, क्या साइक्लिक कहलाता है, कि ये वापस रिपीट होता है उस चीज़ में, ठीक है ना। अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में क्या क्या हम चेंज करना चाहिए, किस चीज़ को करना चाहिए, तो एक तो प्रोसेस को चेक करना चाहिए कि हमारा प्रोसेस काम करने का तरीका सही है, जो मटेरियल आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मटेरियल जो इनपुट मटेरियल अगर गलत होगा तो भी हमारा आउटपुट गलत होगा, मशीन और इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं जो आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट होता है, जैसे ये मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती है तो आसपास का एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इसका बहुत फर्क पड़ता है, अगर वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में सडन कोई ऐसे चेंजेज आए तो उस तरह से उसकी क्वालिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटर सही कर रहा है कि नहीं काम, ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और लास्ट ये कि इंस्पेक्शन भी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, कई बार इंस्पेक्शन गलत करें तब हमारे को गलत रिजल्ट मिलेंगे, तो वो चीज़ भी सही है, ठीक है ना। तो इसी की चीज़ को मैंने ये डिटेल में लिखा है कि प्रोसेस को तो क्या करना चाहिए, मटेरियल में क्या करना चाहिए, मशीन में क्या करना चाहिए, ऑपरेटर में क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस, मटेरियल और इसके बारे में, ठीक है ना। अब बेनिफिट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल चार्ट, प्रोसेस कंट्रोल चार्ट के क्या क्या बेनिफिट है, तो कंट्रोल चार्ट्स आर सिंपल एंड इफेक्टिव टूल टू अचीव स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ठीक है।
ये मतलब बहुत इजी और सिंपल टूल है जिससे हम आराम से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दे गिव पीपल क्लोजेस्ट टू द ऑपरेशन रिलायबल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये बिल्कुल रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन से हम प्रोसेस को कंट्रोल करके हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। When a process is in statistical control, its performance to specification will be predictable। इसका मतलब ये कि अगर वो कंट्रोल में है तो हम इसकी आगे किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम आगे अभी सही आ रहे हैं तो आगे भी सही आएंगे, अभी खराब आ रहे हैं तो आगे भी खराब आने की संभावना है, तो उस चीज़ को हम इसको देख सकते हैं। आफ्टर ए प्रोसेस इज स्टेटिस्टिकल कंट्रोल, इट्स परफॉर्मेंस कैन बी फर्दर इम्प्रूव टू रिड्यूस वेरिएशन। प्रोसेस कंट्रोल में है तब भी हम इसको स्टडी करके हम इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द प्रोपोज्ड इन्वायरमेंट ऑफ कैन बी एंटिसिपेटेड, मतलब आगे क्या क्या होगा, आगे हमारे को क्या करना है, क्या प्रपोज कर रहे हैं आगे के प्लान्स, उसके बारे में हम इसमें प्रपोज कर सकते हैं। सच प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स विल बी, ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ आउटपुट दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब जब हमारा आउटपुट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, कस्टमर ज़्यादा हमारा अटैच रहेंगे, ज़्यादा हमारे साथ रहेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। डिक्रीज आउटपुट रिक्वायरिंग स्क्रैप, अगर मतलब क्वालिटी अच्छी आएगी तो ऑब्वियस है स्क्रैप बचेगा, क्योंकि अगर जो चीज़ क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारे को फेंकनी पड़ेगी, तो वो क्या वेस्टेज है वो, और या कई बार रिवर्क करना पड़ता है तो वो मेहनत हमारी बचती है, ठीक है। इंक्रीज टोटल एक्सेप्टेबल आउटपुट, जो टोटल एक्सेप्टेबल आउटपुट है वो बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट कोई कंट्रोल कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और 3 शिफ्ट ऑफ द प्रोसेसेस। मतलब अब क्या कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में कई सारी शिफ्ट चलती हैं और उन शिफ्टों में अलग अलग आदमी काम करते हैं, तो अगर प्रोसेस चार्ट हमारे पास हो तो जो अगली शिफ्ट में जो आदमी आ रहा है उसको भी पता होगा कि हाँ पिछली शिफ्ट में किस तरह से काम हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरह से, तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो भी आगे एक्शन ले सकता है, क्योंकि वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसको देख के वो आगे से आगे किस तरह से काम कर सकता है। कंट्रोल चार्ट्स भी डिस्टिंग्विश स्पेशल फ्रॉम द कॉमन काजेज ऑफ वेरिएशन। कई बार कोई जो कॉमन काज है वेरिएशन, जैसे बताया ना कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो दिखाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंट्रोल चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं, पी चार्ट, सी चार्ट, आर चार्ट, एक्स बार चार्ट, इनको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में एक न्यूमेरिकल जनरली हमेशा आता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसको अच्छा समझ लें, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह ये पढ़ लें, इसको किस तरह से बनाते हैं ये पढ़ लें, ठीक है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या एरर्स हैं, ये सारा आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और कोई इसमें कोई चीज़ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो।